हे हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम अपने पॉइंट 2.4 को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम एनोवा एंड चाई स्क्वायर टेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज हम इसे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल होने वाला है, तो वॉच टिल एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एनोवा। एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या होता है? It is used to determine whether there are statistical significant differences between the mean of three or more independent groups. It means ANOVA is a statistical test which is used to compare three or more groups to see if their averages, that is means, are different from each other or not. मतलब कि एनोवा में क्या होता है, दो तीन ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, क्या चेक करने के लिए कि उनके जो मीन्स है, ओके, उनके जो एवरेजेस है या मीन्स है, उनके बीच में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है या नहीं है। ओके, सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दैट इज एनोवा। व्हेन टू यूज एनोवा? ओके, फॉर कंपेयरिंग द एग्जाम स्कोर्स अक्रॉस मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, चेकिंग एवरेज सेल्स अक्रॉस डिफरेंट स्टोर लोकेशंस। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देन यहाँ पर एनोवा के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ वन वे एनोवा एंड सेकंड इज़ टू वे एनोवा। वन वे एनोवा में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल लेवल्स पे, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट करता है। देन सेकंड इज़ टू वे एनोवा। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। ओके, इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। देन थर्ड इज हाइपोथेसिस। अभी हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब अजम्पशंस होता है। ओके, हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? अजम्पशंस। अभी यहाँ पर दो टाइप के अजम्पशंस होते हैं, यानी हाइपोथेसिस होते हैं। फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, इसे भी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, एनोवा क्या होता है कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है विच इज़ यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ थ्री और मोर ग्रुप्स टू फाइंड आउट वेदर देर इज एन एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, ये हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ लिया था। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर वॉन्ट्स टू नो इफ देर इज अ टीचर वॉन्ट्स टू नो if there is a significant difference in the average test scores of the students taught using three different teaching methods. Okay, इसका एक एग्जांपल है जिसमें कि बताया गया है कि एक टीचर है, उसको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ओके, इन द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, यूजिंग थ्री डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। टीचर को तीन ग्रुप्स में एक डिफरेंस फाइंड करना है, तीन ग्रुप्स का एवरेज का डिफरेंस फाइंड करना है, जो कि हर एक ग्रुप को अलग अलग मेथड से पढ़ाया गया था। फॉर एग्जांपल, ग्रुप ए को ऑनलाइन मेथड से पढ़ाया गया था, ग्रुप बी को फिजिकल यानी कि ऑफलाइन मोड से पढ़ाया गया था, और ग्रुप सी का सिर्फ प्रैक्टिकल हुआ था। ओके, उनको कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाया गया था। ओके, सो टीचर को क्या करना है कि इन तीनों ग्रुप के जो मीन्स है, उनके मीन्स में, किसके मीन्स में, टेस्ट स्कोर के मीन्स में क्या क्या डिफरेंस है उसे फाइंड करना है। ओके, डू द थ्री टीचिंग मेथड्स हैव द सेम एवरेज स्कोर? ओके, यही एक क्वेश्चन है जो कि हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से पता करेंगे। एनोवा का कंसेप्ट दिया गया है। एनोवा हमें क्या फाइंड करने में हेल्प करता है? एनोवा हमें डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड डिफरेंस विद इन द ग्रुप्स फाइंड करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीन ग्रुप दिए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इन तीनों के मीन्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम किससे फाइंड करेंगे? एनोवा से। और एनोवा हमें डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप्स भी फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अभी ग्रुप ए में ये जो पॉइंट है, ये मीन से कितना डिफर है, ओके, ये भी हमें फाइंड करने में हेल्प करता है एनोवा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन यहाँ पर एनोवा का टेबल है, दैट इज़ वन वे एनोवा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, आई डोंट थिंक कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट आप आपके रेफरेंस के लिए देख सकते हो। हाइपोथेसिस का मैंने एक आपको सिंपल सा मतलब बताया था कि हाइपोथेसिस को हम अजम्पशंस भी बोलते हैं। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस में क्या होगा कि जो ग्रुप वन है, फॉर एग्जांपल म्यू 1, म्यू 2 एंड म्यू 3। म्यू मीन्स मीन, ओके, म्यू 1 दैट इज मीन ऑफ ग्रुप 1, म्यू 2
मीन ऑफ ग्रुप 2 एंड म्यू 3 मीन ऑफ ग्रुप 3। ओके, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, किसमें, नल हाइपोथेसिस में। अगर कभी मीन 1, मीन 2 एंड मीन 3 of the particular groups are equal, then we will say that the null hypothesis is true. Then at least one group mean is different among the three groups, then we will say that the alternate hypothesis is true। मतलब कि तीनों ग्रुप में से अगर कभी एक ग्रुप का मीन भी दोनों ग्रुप के मीन से डिफर होगा यानी डिफरेंट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। ओके, एनोवा क्या होता है कि एक कंटिन्यूस वैल्यूज़ को कंपेयर करने में हेल्प करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हेन टू यूज़ एनोवा टू कंपेयर 3 और मोर ग्रुप्स। ओके, 2 या 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप हो गए तो उससे हम कंपेयर करने के लिए एनोवा का यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड इज व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूस। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर कभी कंटिन्यूस है तो उसे हम क्या करेंगे, एनोवा से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगोरिकल विथ 3 और मोर लेवल्स। ओके, मतलब कि अगर कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है तो उससे भी हम एनोवा से तो उसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट एनोवा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द चाई स्क्वायर टेस्ट। ओके, अभी हमने देखा था कि एनोवा हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स यानी कंटिन्यूस वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे सैम्पल्स जिसमें कंटिन्यूस वैल्यू स्टोर हो गए उससे कंपेयर करने के लिए हम एनोवा यूज़ करते हैं। बट ऐसे कुछ सैम्पल्स हो सकते हैं जिसमें कि कैटेगोरिकल वैल्यूज़ स्टोर हो गए। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो गए। ओके, देन उसके बाद में जॉब टाइप्स, ऑफलाइन ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम। ओके, देन फ्लेवर्स हो गए, दैट इज़ वैनिला, चॉकलेट, बटर स्कॉच। ओके, सो ऐसे सैम्पल्स को हम कंपेयर करने के लिए चाई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। चाई स्क्वायर टेस्ट हम ये भी एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि चेक करता है इफ़ देर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज। ओके, इफ़ देर इज़ एनी एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैटेगरीज। ये चाई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला दिया गया है, आप देख सकते हो, x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपॉन ई। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व वैल्यू और ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन व्हेन whether there is a significant association between two categorical variables। अभी हम चाई स्क्वायर टेस्ट को कब कब यूज़ कर सकते हैं, टू चेकिंग इफ जेंडर एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस आर रिलेटेड। ओके, कंपेयरिंग ऑब्जर्व्ड एंड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अभी आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बट नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में समझेंगे। ओके, अभी यहाँ पर भी हाइपोथेसिस होता है। ओके, जो कि हमने एनोवा में पढ़ा था, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल स्लाइड। अभी यहाँ पर हम चाई स्क्वायर टेस्ट के एग्जाम्पल में हैं, जहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर and preference for a type of music। okay, test whether the gender and the music preference are independent at 5% level of the significance। okay, मतलब कि ये एग्जांपल में हमें बताया गया है कि जो जेंडर होता है और जो म्यूज़िक प्रेफरेंस होता है उनके बीच में कुछ एसोसिएशन होता है या नहीं होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेल है, मेल को एक सिग्निफिकेंट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक पसंद है, या फीमेल है उनको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक पसंद है। यहाँ पर एक हमें टेबल दिया गया है। सबसे पहले तो स्टेप 1 में हम हाइपोथेसिस को कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नल हाइपोथेसिस में हम कंसिडर करते हैं कि जो जेंडर है और जो म्यूज़िक प्रेफरेंस है आर इंडिपेंडेंट। ओके, मतलब कि जेंडर और म्यूज़िक प्रेफरेंस एक दूसरे से एसोसिएट नहीं है, मतलब कि उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेल को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक पसंद है। ओके, ये हम नल हाइपोथेसिस में कंसिडर कर रहे हैं। और सेकंड, दैट इज़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि जेंडर एंड म्यूज़िक प्रेफरेंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, मीन्स दे आर एसोसिएटेड, मीन्स दे हैव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर। ओके, सो आई होप आपका हाइपोथेसिस समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ओके, इस फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने जेंडर लिया है मेल और फीमेल। ओके, अभी हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 60 एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं 30।
सॉरी 70। ओके, मेल में जो 30 मेल्स है, ओके, 60 आउट ऑफ 30 मेल्स है, उनको पॉप टाइप म्यूजिक पसंद है। ओके, 20 मेल्स ऐसे हैं जिनको रॉक टाइप म्यूजिक पसंद है, और 10 मेल्स ऐसे हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। सेम फीमेल में 20 फीमेल्स ऐसे हैं जिनको पॉप टाइप म्यूजिक पसंद है, 30 फीमेल्स ऐसे हैं जिनको रॉक टाइप म्यूजिक पसंद है, और 20 फीमेल्स ऐसे हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ओके, अभी यहाँ पर हमने सिंपली कॉलम कॉलम टोटल, यहाँ पर भी कॉलम टोटल किया, यहाँ पर भी कॉलम टोटल किया, और सिंपली यहाँ पर रो टोटल किया। ओके, इसका कॉलम टोटल आ गया 50, इसका कॉलम टोटल आ गया 50, इसका भी कॉलम टोटल आ गया 30। ओके, इसका रो टोटल आ गया 60, इसका रो टोटल आ गया 70। ओके, और यहाँ पर हमने ग्रैंड टोटल कितना हुआ इसका 130, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 130, इसको भी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 130। ओके, यहाँ तक समझा। देन स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ओके, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, जो कि रो टोटल इंटू कॉलम टोटल इंटू अपॉन ग्रैंड टोटल। मतलब कि जो हमने रो टोटल निकाला उसको और कॉलम टोटल निकाला उसको मल्टीप्लाई करके और ग्रैंड टोटल के साथ में डिवाइड करना है। ओके, सो ये हर एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए हम अप्लाई करेंगे। ओके, इस वैल्यू को हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पर जो 60 है, 60 क्या है हमारा रो टोटल इंटू 50 क्या है हमारा, ये हमारा रो टोटल हो गया, ये हमारा क्या हो गया कॉलम टोटल। ओके, 60 इंटू 50 अपॉन 130, 130 हमारा क्या है ग्रैंड टोटल। ओके, सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 23.08। ओके, सेम हमने मेल रॉक के लिए भी किया, जिसकी रो टोटल कितनी है 60 और कॉलम टोटल कितनी है 50। ओके, और ग्रैंड टोटल 130। सेम हमने मेल क्लासिकल के लिए भी किया, फीमेल पॉप के लिए भी किया, फीमेल रॉक के लिए भी किया, और फीमेल क्लासिकल के लिए भी किया। ओके, सो ये सब कैलकुलेट करने के बाद में हम एक स्टेप 4 में कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे। ओके, कैलकुलेशन टेबल हमने बनाया जिसमें कि मेल पॉप की ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 30। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर मेल पॉप की ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि पहले जो वैल्यू थी वो कितनी है 30, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 23.08, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। ओके, देन सेम हमने मेल रॉक के लिए भी यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को फिल किया। ओके, ओ माइनस ई मतलब ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, सिंपली हमने क्या किया, ऑब्जर्व वैल्यू में से जो हमने ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस किया। ओके, सो यहाँ पे हमें 6.92 मिला, -3.08 मिला, -3.85 मिला, एंड सो ऑन। ओके, देन उसके बाद में हमने एक और कॉलम बनाया जिसमें कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर है। ओके, सो 6.92 का स्क्वायर 47.89, -3.08 का स्क्वायर 9.49, एंड सो ऑन। ओके, और देन उसके बाद में हमने क्या किया कि चाय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, चाय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपॉन ई। ओके, चाय स्क्वायर टेस्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इन सब वैल्यूज़ को क्या किया, सम किया, तो हमें क्या वैल्यू मिली 6.60। ओके, सो डोंट कंसिडर दैट 6.60 एज अ फाइनल वैल्यू। ओके, अभी हमें हाइपोथेसिस निकालना है। इस जो चाय स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है कि जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, वो हाइपोथेसिस के फॉर्म में होती है। ओके, वो नल हाइपोथेसिस भी हो सकता है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी हो सकता है। ओके, सो डोंट कंसिडर दैट दिस 6.6 वैल्यू एज अ फाइनल आंसर। ओके, स्टेप 5 में हम देखेंगे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्या है कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है df इज इक्वल्स टू r-1 इंटू c-1। r मीन्स रो एंड c मीन्स कॉलम। सो हमारे पास में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में हमें कितनी वैल्यू मिली 2। सो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है 2 है। ओके, देन स्टेप 6 में हम क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देन क्रिटिकल वैल्यू आपको टेंशन नहीं लेनी, ये आपको एग्जाम में दी गई होंगी। ओके, अभी यहाँ पर आप देखोगे कि ये 0.05 क्या है। सो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया था। ओके, सो 5% को हम अगर कभी 100 से डिवाइड करेंगे तो वो
0.05 होती है। सो ये वैल्यू वही है। ओके, देन DF हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया वो फ्रॉम द चाई स्क्वायर टेबल, और क्रिटिकल वैल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 5.991, ये आपको एग्जाम में दी गई होंगी। ओके, देन स्टेप 7 में हम क्या करेंगे कि डिसीजन लेंगे। एक्स स्क्वायर क्रिटिकल मीन्स कैलकुलेट एक्स स्क्वायर ये क्रिटिकल। ओके, एक्स स्क्वायर क्रिटिकल मतलब कि ये इस वैल्यू से हम हमारी जो चाई स्क्वायर टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे। ओके, सिंस 6.60 इज ग्रेटर देन 5.991, सो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। मतलब कि there is a significance between the gender and the music preference type। ओके, मतलब कि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, फॉल्स, और जो हमारा H1 है, H1 यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, सो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज देयर इज अ significant association between the gender and music preference at 5% level of significance। ओके, सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से चाई स्क्वायर टेस्ट के बारे में समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है स्कैटर डायग्राम। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।